हे वेलकम बैक एवरीबॉडी। आज के इस वीडियो में मैं आपसे कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूएस के बारे में बात करूंगा जो कि आपके काउंसलिंग साइकोलॉजी से संबंधित हैं। और ये सभी एमसीक्यू आपके D++ काउंसलर एग्ज़ाम, ईवीजीसी एग्ज़ाम और जो भी काउंसलिंग पोस्ट के लिए और भी एग्ज़ाम होते हैं उन सभी के लिए उपयोगी हैं। तो आज आप इस वीडियो में जो क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, आप उन्हें देखिए, समझिए और ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। बट बिफोर दैट मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जोवियल साइकोलॉजी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन सेंड करता रहता हूँ एंड ये PDF भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। सो लेट्स स्टार्ट एंड हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आपके सामने पहला क्वेश्चन क्या है। अगर आपको आता है तो पहले आप खुद ही बताइए कि इसका सही आंसर क्या हो सकता है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट ब्लैंक ऑफ बिहेवियर इज accomplished बाय रिवार्डिंग सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशंस ऑफ द डिजायर्ड बिहेवियर। आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि किस प्रोसेस में जो बिहेवियर होते हैं वो पूरे किए जाते हैं रिवार्डिंग सक्सेसफुल अप्रोक्सीमेशंस ऑफ डिजायर्ड बिहेवियर। तो ये कुछ आपके सामने ऑप्शन यहाँ पर है: टोकन इकोनॉमी, शेपिंग, काउंटर कंडीशनिंग और मॉडलिंग। तो आप बताइए आपका उत्तर क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है मैं आपको बताता हूँ। इसका करेक्ट आंसर है शेपिंग। शेपिंग एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें हम किसी बिहेवियर को पूरा करते हैं एक सर्टेन प्रोसेस के माध्यम से। अभी आगे कुछ एक्स्ट्रा नोट ऐड की हैं, आप उसको भी देख पाएंगे। बट आप ध्यान रखिए, शेपिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम किसी टारगेटेड बिहेवियर को पूरा करते हैं कुछ स्टेप्स के द्वारा। जैसे कि आपने देखा होगा कि आप जब सर्कस में जाते हैं तो वहाँ पर जो एनिमल होते हैं वो किसी भी प्रोसेस को निश्चित तरीके से पूरा कर पाते हैं, वो चाहे साइकिल चलाने की बात हो या फिर किसी फायर रिंग से जंप करने की बात हो। तो ये जो एनिमल जो लर्निंग करते हैं वो शेपिंग के द्वारा करते हैं। और ध्यान रखना है, जो शेपिंग है दिस इज़ द पार्ट ऑफ द ऑपरेंट कंडीशनिंग। आपके ऑपरेंट कंडीशनिंग का एक पार्ट होता है, या नॉट पार्ट बट द प्रोसेस ऑफ द ऑपरेंट कंडीशनिंग। आपको ये बात ध्यान रखनी है। अब थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको कि टोकन इकोनॉमी क्या होता है, इसको भी देख लेते हैं। उसके पहले थोड़ा सा देख लीजिए शेपिंग के बारे में। यहाँ पे लिखा है शेपिंग इज़ द यूज ऑफ रीइंफोर्समेंट ऑफ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन। हमें ये बात ध्यान रखनी है कि जब हम शेपिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर जो भी हमारे रीइंफोर्समेंट होते हैं वो स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हुए क्रम में होते हैं, सो दैट वी कैन अचीव आवर डिजायर्ड गोल। हम जो भी कुछ करना चाहते हैं, जैसे कि अगर हम किसी एनिमल को कोई टास्क सिखाना चाहते हैं तो स्टेप बाय स्टेप हम क्या करते हैं, चीज़ों को कराते हैं ताकि हम उसको उस काम को पूरा करा पाएँ। तो आपको ये विशेष रूप से ध्यान रखना है, ये आपकी शेपिंग में होता है। अब मैं आपसे बात कर रहा था टोकन इकोनॉमी के बारे में। तो टोकन इकोनॉमी भी आपका ऑपरेंट कंडीशनिंग का एक प्रोसेस होता है। यानी जो टोकन इकोनॉमी है वो ऑपरेंट कंडीशनिंग को ही फॉलो करता है। और टोकन इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम किसी टारगेटेड बिहेवियर को अचीव करते हैं टोकन्स के माध्यम से। यानी हम टोकन किसी व्यक्ति को देते हैं और उसके बाद सर्टेन प्रोसेस से हम उस व्यक्ति को मोटिवेट करते हैं कि वो किसी पर्टिकुलर बिहेवियर को, पर्टिकुलर टास्क को अचीव कर ले, है ना। तो इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि अगर आप इसे हॉस्पिटल के अगर संदर्भ में देखें, तो जैसे मान लीजिए कोई क्लाइंट है वो थेरेपी के लिए बार बार नहीं आता है और उसे आप मोटिवेट करेंगे या आप चाहेंगे कि वो मतलब थेरेपी के लिए रेगुलर आए। तो आप उसके लिए क्या बोलेंगे, जब वो फर्स्ट टाइम आता है तो आप उसे एज ए टोकन कोई चीज़ दे सकते हैं और बोलेंगे जब इस तरह से आपके पास 5 टोकन हो जाएंगे तो फिर आपको ये पर्टिकुलर चीज़ मिलेगी या फिर पर्टिकुलर आपको ये बेनिफिट मिलेगा। तो उसकी वजह से क्या होता है, वो आपके पास थेरेपी के लिए आता रहेगा। यानी आपका जो टारगेट है कि वो थेरेपी के लिए आते रहे तो वो बिहेवियर पूरा हो जाएगा। आप इसको ऐसे समझ लीजिए। दूसरा एग्जाम्पल अभी मैं और बताऊंगा, बट और देख लीजिए। टोकन इकोनॉमी इज
इन बिहेवियर थेरेपी, यानी टोकन इकोनॉमी बिहेवियर थेरेपी के रूप में भी यूज होता है, एक प्रोग्राम की तरह यूज होता है, जिससे कि हम क्या करते हैं, किसी भी हम बिहेवियर को अचीव करा सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये जो टोकन इकोनॉमी का साइकिल मैंने बनाया है, आप इसको देख लीजिए। कोई भी पर्सन है, कोई मैन है, कोई भी व्यक्ति है, तो पहले क्या था कि उसके लाइफ में, मतलब उसके डेली प्रोसेस में, ना तो टोकन इकोनॉमी की बात थी, यानी कोई हम टोकन उसको नहीं दे रहे थे, और ना ही किसी बिहेवियर को हम प्राप्त करना चाहते थे। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि पर्टिकुलर बिहेवियर को कोई व्यक्ति करे, तो हम क्या करेंगे, पहले हम डिजायरेबल बिहेवियर में उसको एंगेज करेंगे। उसके बाद हम बिहेवियर के जब एंगेज कर देंगे किसी बिहेवियर में, टारगेटेड बिहेवियर में, तो उसे कंसिस्टेंट करने के बाद हम क्या करते हैं, उसे टोकन्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इसके बाद वो टोकन के बदले में फिर उस पर्टिकुलर बिहेवियर को कर देगा जिसे आप करवाना चाहते थे। जैसे मैंने आपको भी यहाँ पर एक हॉस्पिटल के कंडीशन में बताया था। तो एक साइकिल है जिसके थ्रू हम किसी व्यक्ति से हम टारगेटेड बिहेवियर को पूरा करा सकते हैं। तो अब जैसे कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है कि टोकन इकोनॉमी और शेपिंग में फ़र्क क्या है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, मैंने थोड़ा सा ये बनाया है, आप इसको समझ जाएं। टोकन इकोनॉमी में क्या होता है कि हम मतलब किसी व्यक्ति को रिवॉर्ड करते हैं, एंड बेसिकली दिस इज द सेकेंडरी रिवार्ड, है ना। मतलब हम ये चाहते थे कि व्यक्ति हमारे पास थेरेपी के लिए आए, रेगुलर आए, एक निश्चित टाइम के बाद रेगुलर सभी सेशन कंप्लीट करे, हमारा ये डिजायरेबल गोल था, हम ये चाहते थे। तो उसके बदले में हमने उसे कोई दूसरी चीज़ दे दी एज अ रिवार्ड। ठीक है, अगर आप जैसे मान लीजिए कि आप 5 टोकन ये इस तरह से पूरा कर लेंगे, तो आपको मैं कोई पर्टिकुलर चीज़ दूंगा। तो यही सेकेंडरी रिवार्ड, यानी टोकन इकोनॉमी एज अ सेकेंडरी रिवार्ड काम करता है, और हमारा गोल अचीव हो जाता है ना। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए, आप किसी स्टोर में, किसी मॉल में जब जाते हैं, तो वहाँ पर कई बार ऐसे वो कुछ रूल्स एंड ऐसे ऑफ़र आपको प्रोवाइड करते हैं कि अगर आप 1000 का शॉपिंग करते हैं और इसके बाद आप और भी कोई चीज़ लेते हैं, तो पर्टिकुलर आपको चीज़ मिलेगी, और इस मतलब टोकन के रूप में कोई चीज़ मिलेगी। और आप इस तरह से अगर 5 बार आप 5000 की शॉपिंग करेंगे, तो आपके जो 5 टोकन्स अचीव हो जाएंगे, उसके बाद आपको ये बड़ा सा बॉक्स फ्री में दिया जाएगा, है ना। तो ये टोकन इकोनॉमी का ही कॉन्सेप्ट है, जो कि मार्केटिंग में भी यूज होता है, क्योंकि वो आपसे चाहते हैं कि आप उनके मॉल में, आपके शॉप में बार बार जाएं और शॉपिंग करें। तो ये टोकन इकोनॉमी है, जिसमें टोकन एज अ सेकेंडरी रिवार्ड काम करता है। लेकिन जो आपके शेपिंग का जो कॉन्सेप्ट है, शेपिंग में क्या होता है कि जो चीज़ होती है, स्टेप बाय स्टेप हमें सर्टेन तरीके से एक के बाद एक करके हमको फॉलो करानी होती है, सो दैट हम उस पर्टिकुलर बिहेवियर को टारगेट कर पाएँ। ठीक है, तो आप इसे ऐसे ध्यान रखिएगा। ये पर्टिकुलर बेसिकली एनिमल्स के लिए भी, एनिमल्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड में किया जाता है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ दैट कि चाहे टोकन इकोनॉमी की बात हो, चाहे शेपिंग की बात हो, ये आपके ऑपरेंट कंडीशनिंग बेस्ड होते हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग बेस्ड नहीं होते हैं। इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखना। और मैं आपको बता दूं कि क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग में फ़र्क होता है। उसके लिए मैंने जो स्पेशल एक प्लेलिस्ट है कॉन्सेप्ट की, तो उसे आप उसमें जाकर देखिए और समझिए कि क्या फ़र्क है। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें आपको याद रखनी है। तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए। अब जल्दी से हम कुछ और भी क्वेश्चन देखेंगे। सॉरी, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, अ काउंसलर माइट यूज सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन टू हेल्प रिड्यूस, यानी कोई काउंसलर सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन की प्रोसेस को यूज़ कर सकता है टू रिड्यूस या हेल्प रिड्यूस ब्लैंक एक्सपीरियंस्ड बाय एन एगोरफिक क्लाइंट, यानी एगोरफिक जो एगोरफोबिक क्लाइंट है, वो किस उसकी कोई प्रॉब्लम है, उसे कम करने में साइकोलॉजिस्ट जो काउंसलर है वो सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन को यूज करता है। तो ऑप्शन डी है, किस चीज़ को मतलब कम करने के लिए यूज करेगा,
एंजाइटी, डिप्रेशन, मेनिया, साइकोसिस। तो ध्यान रखना है कि बेसिकली जो एगोराफोबिक जो क्लाइंट होते हैं तो उनकी एंजाइटी को कम करने के लिए सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन का यूज किया जा सकता है। और एगोराफोबिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें लोग कहीं पर जाने पर बहुत ही एनेक्सियस फील करते हैं, बहुत ही एंजाइटी की कंडीशन में आ जाते हैं और कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, उनको डर लगता है बाहर जाने से, बाहर किसी पर्टिकुलर प्लेस पर जाने पर। तो ये एगोराफोबिया की कंडीशन होती है। तो आप ध्यान रखिए कि एगोराफोबिया में एंजाइटी को कम करने के लिए कोई काउंसलर सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन को यूज कर सकता है। मैं इसके बारे में भी और कई बार क्वेश्चन बता चुका हूँ, तो आज आपको लिए क्वेश्चन पुटअप करता हूँ कि आपको बताना है सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन को किसने दिया था। आप कमेंट करके मुझे अवश्य बताएं। इसके बाद अगला प्रश्न है, इसमें कहा गया है एन इंडिविजुअल हु हैज अचीव्ड, कोई व्यक्ति जो अचीव्ड कर चुका है, ब्लैंक इज हैप्पी, ऑटोनोमस एंड क्रिएटिव। यानी कोई पर्टिकुलर स्टेट है जिसको अचीव करने के बाद कोई व्यक्ति खुश रहता है, ऑटोनोमस फील करता है, क्रिएटिव होता है, तो कौन सी स्टेट है? लिबिडो, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, रीइंफोर्समेंट, कंपेंसेशन। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये आपका है आंसर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ऐसी स्टेट होती है जिसको अचीव करने के बाद इंसान बेहतर होता है, खुश होता है, ज़्यादा अच्छे से काम करता है और मस्त रहता है। और आप इसको पहले से पढ़े होंगे, तो आप बताइए सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बारे में किसने बताया था? ये आपके लिए क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है ब्लैंक, नॉट ब्लैंक सॉरी, जिसमें कहा गया है द अनप्लीजेंटनेस ऑफ ब्लैंक मोटिवेट्स इंडिविजुअल्स टू अवॉइड और रिड्यूस इनकंसिस्टेंसीज इन कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है वो क्या पूछा है कि अनप्लीजेंटनेस है ना, मतलब हम प्लीजेंट फील नहीं करते हैं और जिसकी वजह से कोई व्यक्ति क्या करता है, अपने कॉग्निटिव स्ट्रक्चर को चेंज करता है। तो हमें समझना है कि ऐसा कहाँ पर होता है कि कोई व्यक्ति अपने कॉग्निटिव स्ट्रक्चर को चेंज करता है, बिकॉज कुछ इनकन्सिस्टेंसीज होती हैं। तो बेसिकली ये इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज कॉग्निटिव डिसोनेंस। आपको ध्यान रखना है कॉग्निटिव डिसोनेंस एक ऐसी प्रोसेस है, बेसिकली मेंटली प्रोसेस है, जिसमें कोई व्यक्ति खुद के थॉट के बारे में, खुद के जो उसका कॉग्निटिव स्ट्रक्चर होता है किसी चीज़ के बारे में, उसके बारे में व्यक्ति अनप्लीजेंटनेस फील करता है। जैसे मान लीजिए कि मेरा ही कोई थॉट है और मैं उसी थॉट को लेके कई बार परेशान रहता हूँ, तो फिर मैं अच्छा महसूस नहीं करूँगा, तो बाद में क्या करूँगा, उस थॉट को मैं चेंज करना चाहूँगा। तो ये आपके कॉग्निटिव डिसोनेंस में होता है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो कौन सा होगा? कॉग्निटिव डिसोनेंस। ठीक है, आप फिर से सुन लीजिए। कॉग्निटिव डिसोनेंस का मतलब होता है खुद का मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, यानी हमारे मानसिक संघर्ष जिससे हम परेशान हो जाते हैं और जो कि हमारे नॉर्मल बिलीफ से कंसिस्टेंट नहीं होते हैं और उन्हें हम फिर चेंज करते हैं। तो ये आपका कॉग्निटिव डिसोनेंस है आपका। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है काउंसलर्स हु फॉलो मैस्लो थ्योरी बिलीव पीपल्स बिहेवियर डायरेक्टेड बाई, यानी ऐसे काउंसलर जो मैस्लो के थ्योरी को फॉलो करते हैं, तो वो क्या मानते हैं कि जो लोग होते हैं वो डायरेक्ट होते हैं किसके थ्रू? प्लेजर प्रिंसिपल के थ्रू, ओरल ग्रेटिफिकेशन के थ्रू, नीड ग्रेटिफिकेशन के थ्रू, या फिर प्लीजिंग अदर्स। अच्छा क्वेश्चन है, तो अगर जानते हैं इसका आंसर आप बता सकते हैं, अदरवाइज इसका आंसर है नीड ग्रेटिफिकेशन। ध्यान रखिए, मतलब जो मैस्लो थ्योरी है वो भी क्या मानती है कि व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करना चाहता है। तो इसका जो आंसर है दैट इज़ द नीड ग्रेटिफिकेशन। प्लेजर प्रिंसिपल, ओरल ग्रेटिफिकेशन, ये तो आपके फ्राइड की थ्योरी में मिलते हैं, है ना, और प्लेजिंग अदर्स ये कहीं कुछ नहीं है। तो प्लेजर प्रिंसिपल, ओरल ग्रेटिफिकेशन कहाँ से है? फ्राइड की थ्योरी से। ये आपका ह्यूमनिस्टिक कॉन्सेप्ट है। तो ऐसे काउंसलर्स जो ये मानते हैं कि जो मैस्लो की थ्योरी को फॉलो करते हैं, तो वो नीड ग्रेटिफिकेशन से डायरेक्टेड होते हैं लोग, ऐसा ये लोग मानते हैं। देखिए कि मतलब आप जब साइकोलॉजी पढ़ते हैं, अप्रोचेस ऑफ साइकोलॉजी पढ़ते हैं, तो आप ये समझते हैं कि आखिर बिहेवियर कैसे डेवलप होते हैं, कैसे लोग डायरेक्ट होते हैं। तो अलग अलग चीज़ें हैं, कभी साइको एनालिटिक पढ़ते हैं आप, है ना, कभी आप बिहेवियरिज्म पढ़ते हैं, ह्यूमनिस्टिक पढ़ते हैं। तो ये ह्यूमनिस्टिक से आपका क्वेश्चन है, तो यहाँ पे नीड ग्रेटिफिकेशन की बात है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि ये जो साइकोसेक्सुअल स्टेज होती हैं वो 5 स्टेजेस होती हैं, उन 5 स्टेज का एक जो सर्टेन ऑर्डर है वो ऑर्डर क्या होता है, ये आपको रिवाइंड करना है, क्योंकि ऐसे ही मेंटल प्रोसेस को बढ़ाने से हमें चीज़ें याद होती हैं। तो जस्ट वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए कि जो साइकोसेक्सुअल स्टेज है जो फ्रेड ने दी थी वो कौन कौन सी स्टेज होती हैं, और इसके बारे में मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है आ क्लाइंट हु रिवर्ट टू ओल्ड बिहेवियर पैटर्न इट्स सेड टू बी, यानी कोई क्लाइंट पुराने बिहेवियर पैटर्न को उस पुराने बिहेवियर पैटर्न पर चला जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ये बताना है। तो अगर आप जानते हैं तो बताएं, अदरवाइज इसका जो आंसर है दैट इज़ अ रिग्रेशन, यानी अपने पुराने स्टेट में चले जाना। जब आप डिफेंस मैकेनिज्म को पढ़ते हैं तो आपने रिग्रेशन के बारे में पढ़ा होगा, यानी जब कोई पर्सन ओल्ड बिहेवियर पैटर्न को फॉलो करने लगता है तो वो होता है रिग्रेशन। जैसे कोई व्यक्ति है कभी बचकानी हरकत करने लगे किसी चीज़ को लेके, तो वो क्या है, रिग्रेशन, अपने ओल्ड बिहेवियर पैटर्न में चले जाना। दिस इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज क्वेश्चन द अप्रोच इज यूज्ड बाय ब्लैंक इज वेरी इफेक्टिव फॉर ट्रीटिंग डिप्रेशन। डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए किसका अप्रोच सबसे बेस्ट है, एडलर, जुंग, फ्रेड, बैक। ध्यान रखिए कि जब आप साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो कभी कभी जो भी साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनके थोड़े से छोटे से यानी हाफ नेम निकनेम भी दिए जाते हैं। तो यहाँ पर वैसे ही है, ये आपका एरन बैक की जो सीबीटी होती है उसका ये है, और इसका बेहतरीन तरीके से सीबीटी का यूज़ करते हैं डिप्रेशन को ट्रीट करने में, और इसे सीबीटी को किसने दिया था, एरन बैक ने दिया था। तो आपका ये आंसर यहाँ पे सही है, इसे आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन और है जिसमें कहा गया है दी ब्लैंक होल्ड्स दैट इंडिविजुअल आर एसेंशियली गुड इन नेचर विथ अ टेंडेंसी टुवर्ड ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी, यानी बताना है इनमें से कौन सा ऐसा व्यू है, पर्सपेक्टिव है जो कि ये मानता है कि जो इंडिविजुअल यानी जो व्यक्ति होता है वो बेसिकली अच्छा होता है नेचर में, और उसकी एक टेंडेंसी होती है कि वो ग्रोथ करे और प्रोडक्टिव रहे। तो ऐसा कौन सा दृष्टिकोण इस बात को फॉलो करता है, अगर आप जानते हैं तो बताएं। सो बेसिकली अगर आपको सही से मतलब इसके बारे में नहीं पता है तो आप ह्यूमनिस्टिक को टेक करके आएंगे, बट हम जब इसमें और देखेंगे अच्छे से तो यहाँ पर क्लाइंट सेंटर्ड व्यू दिया गया है। तो क्लाइंट सेंटर्ड व्यू में हम ये मानते हैं कि प्रत्येक पर्सन अपने आप में बेटर होता है और लाइफ में डेवलप करना चाहता है और अच्छे से अच्छा करना चाहता है। सो दिस इज द क्लाइंट सेंटर्ड व्यू, है ना तो ये साइको एनालिटिक है ना ये बिहेवियरिस्टिक है, और ये आपका ह्यूमनिस्टिक भी नहीं है। ह्यूमनिस्टिक में भी बेसिकली ये माना जाता है कि इंसान अपने आप से बेहतर बनना चाहता है, बट यहाँ पे क्लाइंट सेंटर्ड व्यू आपको ये बोला गया है। सो दिस इज द आंसर कि जो पर्सन होते हैं वो रियलिटी में डेवलप करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन पूरा हुआ। इसके बाद यहाँ पर एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपके साथ और शेयर करना चाहता हूँ। दिस इज़ वेरी गुड क्वेश्चन, नॉट ओनली दिस, सभी क्वेश्चन अच्छे थे, एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है, अपने आप को इम्प्रूव करके रखिए। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसमें कहा गया है काउंसलर्स हु चूज देयर अप्रोचेस एंड टेक्निक्स अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड कैपेसिटी ऑफ ईच इंडिविजुअल क्लाइंट आर सेड टू बी। देखिए जब काउंसलिंग की प्रोसेस करते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि हम किसी पर्टिकुलर एक अप्रोच को, एक रूल को, एक थ्योरी को फॉलो करें, ऐसा मुश्किल से हो पाता है ना। बिकॉज किसी पर्सन की लाइफ में प्रॉब्लम्स कैसे अराइज हो रही हैं इसको समझने के लिए हमको डिफरेंट अप्रोचेस का भी यूज करना पड़ता है। तो इसमें कहा गया कि काउंसलर हु चूज देयर अप्रोचेस एंड टेक्निक्स अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड कैपेसिटी ऑफ ईच इंडिविजुअल क्लाइंट, अलग अलग क्लाइंट के हिसाब से हम जब चीज़ों को समझना चाहते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, एक्लेक्टिक, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, ह्यूमनिस्टिक। तो इसका सीधा सा आंसर मैं बताऊं, इसका आंसर है एक्लेक्टिक। एक्लेक्टिक अप्रोच ऐसी अप्रोच होती है जिसमें हम डिफरेंट काइंड की यानी साइकोलॉजी की कई सारी चीज़ों को यूज करके हम किसी क्लाइंट की चीज़ को या प्रॉब्लम को समझना चाहते हैं। ठीक है, तो ये होता है एक्लेक्टिक। तो आप ऐसे ध्यान रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन, आप मेरे साथ जुड़े रहें, आपका एग्ज़ाम नज़दीक है, अपनी प्रिपरेशन कीजिए। और कैसे आपको एग्ज़ाम करना है तो मैंने जो वीडियो अपलोड किया था कि GSSB में आप कैसे एग्ज़ाम में अपने रिस्पॉन्स करेंगे उसको देखिए आप, निश्चित ही आप चीज़ों को समझेंगे, बेहतर करेंगे और अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस PDF को मैं टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा, वहाँ पर इसे आप प्राप्त कर सकते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।